गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तर मौर्य काल के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने उत्तर भारत के ब्राह्मण वंश, सुवंश, कलवंश का अध्ययन किए थे और दक्षिण भारत के जो वंश थे सातवाहन वंश और संगम युग, इन दोनों का अध्ययन करना था। सातवाहन वंश मतलब जो दक्षिणा पथ था उसका अध्ययन कर चुके थे, इसमें सातवाहन वंश हम लोगों ने अध्ययन किया था। और सुदूर दक्षिण में चोल चेर पांड्य का अध्ययन करना था। जो सुदूर दक्षिण था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के क्षेत्र से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र था वहाँ चोल चेर पांड्य थे, उसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद संगम युग के बाद उत्तर मौर्य काल जो विदेशी आक्रमण हुए जैसे बैक्ट्रियन, ग्रीक हो गया, शक हो गया, पहला हुआ, कुछ इन सब का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं संगम युग। संगम युग का जो टाइम पीरियड है 200 एडी से 250 एडी के बीच माना जाता है। उत्तर मौर्य काल के सुदूर दक्षिण के इतिहास के बारे में पहली बार हम लोगों को विस्तृत जानकारी संगम युग से मिलती है। तो विस्तृत जानकारी हम लोगों को कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत सुदूर दक्षिण की संगम युग से। और संगम युग से पूर्व मेगास्थनीज, पेरिप्लस व अशोक के अभिलेख से भी सुदूर दक्षिण की जानकारी हमें मिलती है। समानता संगम युग का समय 100 ईस्वी से 250 ईस्वी निर्धारित किया गया, किंतु श्रीनिवास अयंगर ने संगम युग का समय 500 ईसा पूर्व से 500 एडी निर्धारित किया है। कौन महोदय थे? श्रीनिवास अयंगर, जिन्होंने संगम युग का जो टाइम पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी निर्धारित किया है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नैनार संत तिरुनाबक्सरसु अप्पयार ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में किया था। ठीक, तो ये आप लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट इसको याद रखिएगा। तो संगम युग में चोल चेर पांड्य का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में चेरों के लिए सतीपुत्र शब्द का प्रयोग किया गया था। चेरों के लिए क्या प्रयोग किया गया है? अशोक के द्वितीय शिलालेख में सतीपुत्र। संगम शब्द का अर्थ है तमिल कवियों का सम्मेलन। आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा, संगम शब्द का जो प्रयोग है वो क्या है? तमिल कवियों का सम्मेलन। दक्षिण भारत में पांड्य वंश के राजाओं के संरक्षण में 3 संगम क्रमशः मदुरै, कपाटपुरम, अलयवरम मदुरै में हुआ था। ठीक, तो दक्षिण भारत में पांड्य वंश के राजाओं के संरक्षण में 3 संगम क्रमशः मदुरै, कपाटपुरम या अलेवाई, ये है अलेवाई, ठीक, अलेवाई और मदुरै 3 जगह हुए थे। ठीक है, 3 संगम की अध्यक्षता क्रमशः अगस्त्य, तौलक्का पियार व नक्किरर के द्वारा किए गए थे। तीसरे संगम मतलब द्वितीय संगम के जो संस्थापक अध्यक्ष थे अगस्त्य ही थे। ठीक, तौलक्कपियार का ग्रंथ तौलक्कपियम है, जिसे तमिल व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। संगम साहित्य में चेर वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी हमें मिलती है। संगम साहित्य के विषय वस्तु के आधार पर विभाजन आगम व पुरम, मतलब अगम व पुरम, विषय वस्तु का आधार है विभाजन का अगम व पुरम, मतलब प्रेम और युद्ध। संगम साहित्य के दक्षिण में भूमि के आधार पर भी विभाजन किया गया है। तो भूमि के आधार पर जो विभाजन होता है उसमें क्या क्या है, ये अध्ययन करते हैं। पुरिंज होता है वो पर्वतीय भूमि होता है भूमि पे। ठीक, नेतल समुद्री तली भूमि, उलय बंजर भूमि, मरुदम कृषि योग्य भूमि, उलय अरण्य भूमि, अरण्य जंगल भूमि। तो इसमें अक्सर क्या होता है, सम्मिलित करने के लिए भी आ जाता है। जैसे कुरिंज दे देगा, कह देगा किस प्रकार की भूमि है, दे देगा, साफ मिलाना रहे। कुरिंज जो है पर्वतीय भूमि है, नेतल जो है समुद्री भूमि है, उलय बंजर भूमि है, मरुदम जो है कृषि योग्य भूमि है, उलय जो है अरण्य भूमि है। तो इस प्रकार भूमि के आधार पर विभाजन किया गया था। संगम साहित्य की शैली के आधार पर जो विभाजन हुआ है वो है पत्तुत्पात, 10 संक्षिप्त पदों का संग्रह है। मतलब ये एक प्रकार की शैली है पत्तुत्पात, उसमें 10 संक्षिप्त पद है। एत्तुत थौके 8 लघु कविताओं का संग्रह है। पारी नैन खिले कंतु 18 लघु कविताओं का संग्रह है। तो भाई संगम साहित्य के जो शब्द होते हैं बहुत कठिन होते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे आप लोग मत जाइएगा। तो आइए हम लोग संगम युगीन जो महाकाव्य है उसका अध्ययन करते हैं। शिल्पकादिरम इलंगो आदिगल लेखक इसके हैं। इलंगो आदिगल इसके लेखक है। इस महाकाव्य में फुहार के पति पत्नी कोलन व कनग्गी व कोलन के प्रेम का माधवी की कहानी मिलती है। पति पत्नी कोलन व कोनग्गी व कोलन की प्रेमिका माधवी की कहानी मिलती है। तो आप लोग ये थोड़ा सा रेफरेंस याद रखिएगा कि इसमें मतलब कोलन प्रेम पत्नी के बारे में, प्रेमिका के बारे में, माधवी के बारे में कहानी मिलती है।
मणिमैखले में जो इसके लेखक हैं, मणिमैखले लेखक है शीतलय सत्यनाथ। इसमें क्या मिलता है? कोलन की प्रेमिका माधवी से उत्पन्न पुत्री मणिमैखले की कथा इस महाकाव्य में मिलती है। तो जो माधवी थी प्रेमिका, उससे उत्पन्न जो पुत्री होती है मणिमैखले, उसकी कथा का वर्णन हमें इस महाकाव्य मणिमैखले में मिलती है। अब है जीवक चिंतामणि, जैन धर्म को मानने वाला माना जाता है, कोई मानने वाला है, इसने रचना की है। ये कौन है? तिरुटक्कदेवर इस महाकाव्य के लेखक हैं, तिरुटक्कदेवर। ठीक, तो इस प्रकार जो इम्पोर्टेंट 3 महाकाव्य हैं, इसको आप लोग संगम युगीन 3 महाकाव्य, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या क्या है थोड़ा थोड़ा याद रखिएगा। जैसे शिल्पादिरम में है पुहार के पति पत्नी कोलन व कन्नगी व कोलन की प्रेमिका माधवी की कहानी मिलती है। मणिमैखले में क्या है? कोलन की प्रेमिका माधवी से उत्पन्न जो पुत्री होती है मणिमैखले, उसकी कथा के बारे में। जीवक चिंतामणि ये एक प्रकार जैन धर्म माना जाता है। इसके लेखक है तिरुकदेवर। ठीक, तो अब आते हैं उदय स्थल और चोर चेर जो पांड थे उनका उदय स्थल कहा था। उदय स्थल जैसे ये देखिए अपना प्यारा भारत है, तो यहाँ पे जो थे ये एरिया चेर का था, ये एरिया चोल का था, ये एरिया पांड का था। ये क्या हो गए? ये चोल हो गए, जो कि तंजावुर था, उनका जो प्रतीक था चिन्ह वो बाघ था। और ये केरल जो था ये किसका था? चेर का था, इनका जो प्रतीक था वो धनुष था। और ये नीचे जो कन्याकुमारी वाला तमिलनाडु का एरिया है, पांड यहाँ थे, मदुरई इनकी जो प्रतीक था ये मछली था। तो इस प्रकार हम लोग मैं थोड़ा दिमाग में रखिएगा तीनों का स्थान ये क्षेत्र क्या था। तो अब आते हैं हम लोग चोल वंश। हाँ, संगम, आप एक चीज और याद रखिएगा, जो संगम कालीन जो साहित्य थे, संगम कालीन साहित्य में राजा के लिए ओन को और मन्नन शब्द यूज होता था। तो ये आप लोग याद रखिए, कौन को मन्नन किसके लिए शब्द यूज होता था? राजा के लिए यूज होता था। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और संगम कालीन जो बंदरगाह थे, पत्तन थे, इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी तट पे कौन कौन बंदरगाह थे। जैसे जो पश्चिमी तट है, मतलब ये इस पश्चिमी तट पे कौन कौन बंदरगाह थे, तो इस पे अक्सर क्वेश्चन यूपीपीसीएस सीपीएससी में और जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें पूछ लेता है। तो संगम पत्तन जो पश्चिमी तट पर थे बताइए। तो इस प्रकार एक पुस्तक है, आप लोगों को इससे पहली क्लास में चर्चा किए थे, सतकर्णी फर्स्ट जब पढ़ा रहे थे तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियस सी के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें जो है सतकर्णी फर्स्ट के समय का भृगु कच्छ और कल्याण प्रमुख बंदरगाह मिले थे। उसी पुस्तक में ही हमको संगम कालीन जो बंदरगाह थे पश्चिमी पत्तन, ठीक, उसके बारे में वर्णन मिलता है। तो पश्चिम में 4 बंदरगाह मिलते हैं। ये चारों बंदरगाह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चारों बंदरगाह आप लोग याद रखिएगा। पहला बंदरगाह जो था नौरा था, दूसरा जो था तोंडी था, दूसरा क्या है? तोंडी, और जो तीसरा वाला था मुसीरी है। तीसरा ये पहला हो गया, नहीं ये पहला, ये दूसरा, एक हम अच्छे लिख देते हैं। जो पहला है नौरा, दूसरा है तोंडी, तीसरा है मुसीरी, चौथा है नीलीसंडा। ठीक, नीलीसंडा। ये चारों जो बंदरगाह है ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पश्चिमी तट पे हम लोगों को संगम काल में यहाँ पे 4 बंदरगाह प्राप्त हुई। पश्चिमी तट में सीधी सी बात है कौन रहता था? ठीक, तो आप लोग याद। अब आते हैं चेर। तो अब चेर इस वंश के जो शासक था उदयन जेरल के बारे में कहा जाता है कि उसने महाभारत युद्ध में लड़ने वाले योद्धाओं को भरपेट भोजन करवाया था। तो इसमें जो हम लोग संगम कालीन जो महाकाव्य ग्रंथ में उसमें जो चोल चेर पांड में थोड़ी थोड़ी जानकारियां मिली है, सिर्फ उसी का हम लोग अध्ययन करेंगे, क्योंकि संगम टाइम पीरियड में हमें चोल चेर पांड के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिलती है, हमें हल्की हल्की जानकारी मिलती है। उसके बाद फिर 9वीं शताब्दी में हमको चोल चेर पांड के बारे में अच्छी मतलब पूरी जानकारी मिलती है, क्योंकि उस समय
जो स्थापत्य था चोल चेर पांड्य का, वो काफी अच्छा था। वो साहित्यिक और पुरातात्विक और स्थापत्य कला ये सब साक्ष्य में मिलते हैं, जिसे उस समय का इतिहास में अच्छे से जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो है कि बीच में जो इनका इतिहास है वो जानने को हमें कोई शोध नहीं मिलता है। तो जो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम लोग चोल चेर पांड्य के बारे में जान लेंगे। उसके बाद 9वीं शताब्दी में जो चोल चेर पांड्य है वो हम लोग विस्तृत जानकारी फिर दक्षिण भारत के इतिहास में हर्षवर्धन के बाद, जब मतलब गुप्तकालीन राजाओं का, गुप्तोत्तर काल के जो राजा थे उनका अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद जब दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें हम चोल चेर पांड्य विस्तृत जानकारी करेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग संगम काल में जो हमें प्रमुख जानकारी मिली है उसका अध्ययन करेंगे। तो चेर शासक नेदुनजेरल आदीन के 7 राजाओं को पराजित कर अधिराज की उपाधि धारण की। इस शासक ने हिमालय पर्वत तक अभियान करने के उपलक्ष्य इमेयर रंबन की उपाधि धारण की। तो याद रखिएगा कि कौन सा शासक था जिसने 7 राजाओं को पराजित करके अधिराज की उपाधि धारण की? नेदुनजेरल आदीन। ठीक, चेर वंश का सबसे प्रमुख शासक सेनगुट्टुगन था, जिसे लाल चेर भी कहा जाता है। इसके समय में सतकी देवी कन्नगी के सम्मान में पत्नी पूजा की प्रथा प्रारंभ हुई। ठीक, तो पत्नी पूजा की प्रथा जो है सेनगुट्टुगन, लाल चेर भी इसे कहा जाता है, के समय से स्टार्ट हुई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे चेर वंश के बारे में, केरल में था, इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। तो चेर के चार बंदरगाह आप लोगों को बताए थे वो इम्पोर्टेंट है, और ये जो ये 3 पॉइंट बताए, तो ये 3 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, अब आते हैं चोल वंश जो कि तंजौर में था। तंजौर में इसमें केवल 2 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि संगम युग में चोलों का सबसे प्रमुख राजा करिकाल था, जिसे जले हुए पैरों वाला भी कहा जाता है। कहा है जले हुए पैरों वाला। करिकाल ने वेगी के युद्ध में 11 व वहपर रेंदले के युद्ध में 9 राजाओं को हराया था। वेगी के युद्ध में 11 राजाओं को, वहपर रेंदले के युद्ध में 9 राजाओं को हराया था। तो ये चीजें आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा करिकाल के बारे में। अब आते हैं पांड्य के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। 1 पॉइंट, पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा की प्रथा चलाई। पांड्य शासक मुदकुड़मी के द्वारा कई यज्ञशालाओं का निर्माण करवाया गया। ठीक, इस उपलक्ष्य में उसने पल्ले साले की उपाधि धारण की। का पल्ले साले की उपाधि धारण की। पांड्य शासक नेडुंजोलियन के समय में कोलन की मृत्यु की सजा दी थी। कोलन को मृत्यु की सजा कौन दिया था? नेडुंजोलियन ने कोलन को मृत्यु की सजा दी थी। अब संगम युगीन जो अन्य तथ्य हैं उनका इम्पोर्टेंट है, उनका हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। संगम युग में राजाओं को कहा जाता था, वही आप लोगों ने बताया ना। तो वही है कि कोन और क्या कहते हैं मन्नन, ये अक्सर राजाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ठीक, युवराज के लिए कोमहन शब्द का प्रयोग किया जाता था। मंत्रियों के लिए अमैचर शब्द का प्रयोग होता था। राज्यसभा के लिए नालवय शब्द का प्रयोग होता था। ये जो शब्द है, ये शब्द अक्सर मैच करने के लिए आ भी सकता है, और इसमें ऑप्शन दे सकता है कि कोलम संगम में किसके लिए प्रयुक्त होता था। तो आपको ये चारों कम से कम याद होना चाहिए। युवराज के लिए क्या होता था? ओम बोला जाता था। को राजा के लिए बोला जाता था। मंत्री के लिए अमैचार बोला जाता था। राज्यसभा के लिए नालवाई शब्द का प्रयोग होता था। तो ये आप कम से कम याद रखिएगा। सेनापति के लिए सेनापति एनाड़ी उपाधि धारण करते थे। एनाड़ी उपाधि कौन धारण करता था? सेनापति। राजतंत्र शासन व्यवस्था थी संगम काल में। वास्तव में संगम में राजतंत्र कुल संघ राज्य थे। वेतवी प्रथा है। वेतवी प्रथा क्या होती है? संगम में मरवा नामक जनजाति में गौ हरण की जो प्रथा पाई जाती है वो वेतवी कहा जाता है। नदुकल संगम युग में मृत वीरों की याद में जो पाषाण स्थापित किए जाते थे उसे नदुकल कहा जाता है। जैसे कोई राजा कोई वीर मर जाता था उसके ऊपर पत्थर इकट्ठा कर दिया जाता था, तो उनके जो याद में जो स्थापत्य बनाया जाता था उस प्रकार के स्मारक, उसे नदुकल बोला जाता था। वत किरुतल संगम युग में पराजित शासक उपवास के द्वारा अपने संबंधियों सहित सामूहिक अनुष्ठान के द्वारा मृत्यु का वर्ण करते थे। संगम युग में वर्ण व्यवस्था नहीं मिलती है। समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में विभक्त था। तो 2 ही थे, या तो ब्राह्मण है आप या तो गैर ब्राह्मण। अरसर शासक वर्ग होता था
और अडेनर जो होता है ब्राह्मण होता था, विनिगर जो होता था वैश्य होता था, बिल्लाल जो होता था कृषक होता था। संगम युगीन समाज जो थी दास प्रथा वहां पे नहीं थी। ठीक, तो संगम युग में हमें दास प्रथा की कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अब आते हैं संगम युग में जो आर्थिक स्थिति उसके बारे में अध्ययन करते हैं। संगम युग में कावेरी नदी का डेल्टाई क्षेत्र सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है। भूमि कर को करय कहा जाता था, करय ठीक कहा गया। भूमि मापन के लिए जो इकाई यूज होता था वेली शब्द काम में लिया जाता था। चोलों के समय में उरयूर सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो ये आप लोग इंपॉर्टेंट रखिए, याद रखिएगा उरयूर किस लिए प्रसिद्ध था। ये सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी बीपीएससी आरपीएससी सब में ये क्वेश्चन आता रहता है अक्सर। चोलों के समय में पुहार कावेरी पत्तनम एक सर्वदेशी बंदरगाह था। तो पुहार चोलों के पुहार और कावेरी पत्तनम एक सर्वदेशी बंदरगाह था। तो अभी हम लोग केरल साइड में कौन कौन से 4 बंदरगाह देखे थे? नौरा, उंडी, मसीही और नीली सांडल। अब ये चोलो मुझे चोलों के समय मुझे बंदरगाह मुझे और तोंडी, मुझे को मुसीरी बोला जाता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो होगा मतलब मुसीरी, ठीक। ये भी बोला जाता है। इंग्लिश में आप मुजीरिस से लिखा रहता है, मुजीरिस, हिंदी में मुसीरी, ठीक। आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें 2 ही दिया, 2 जो प्रमुख का, ठीक। चेरों के समय, ठीक। पांड्यों के जो बंदरगाह थे वो थे कोरकरले बंदरगाह प्रमुख था। कोरकरले जो है मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। कोरकरले जो बंदरगाह था, कोरकरले बंदरगाह था वो मोती उत्पादन के प्रसिद्ध था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पांड्य का भी एक बंदरगाह। संगम में सबसे प्रमुख देवता मुर्गन माने जाते थे। मुर्गन थे जिन्हें स्कंद कार्तिकी का रूपी माना जाता है। इनका वाहन मुर्गा था, वह हथियार बर्छा, ठीक। मुरियम्मन चेचक की देवी, यलम्मा सीमा की देवी। तो इसके बारे में, यलम्मा कौन था? सीमा की देवी थी। मुरियम्मा कौन थी? चेचक की देवी। इस प्रकार हम लोगों ने संगम युग के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम लोग जान रहे हैं। अब आते हैं हम लोग क्या उत्तर मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे बैक्ट्रियन, ग्रीक हो गए, शक हो गए, पहला हो गए, कुषाण हो गए, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। इन चारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, इन चारों का अध्ययन करते हैं। तो भारत में अगर पूछा जाए सबसे पहले विदेशी आक्रमण किसे माना जाता है तो ईरानी शासक विदेशी आक्रमण। उत्तर मौर्य काल में विदेशी आक्रमण से किया। आइए पढ़ते हैं। बैक्ट्रियन, ग्रीक, शक, पहला, कुषाण। तो आप लोग ये क्रम याद करिए। सबसे पहले कौन आया? बैक्ट्रियन, ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पहला आए, फिर तो सब कुषाण आए। तो ये अक्सर क्रम आ जाता है कि क्रम किस प्रकार से विदेशी आक्रमण का क्रम था आक्रमण का। तो आप लोग याद रखिए, पहले बैक्ट्रियन आए, फिर शक आए, फिर पहला आए, कुषाण आए। आइए सबसे पहले हम लोग बैक्ट्रियन, ग्रीक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ उसी का अध्ययन करेंगे। पढ़ने के इतिहास में बहुत कुछ है, आप पढ़ते ही रह जाएंगे, लेकिन इतिहास में हम लोग सिर्फ वही बिंदु का अध्ययन करना चाहिए जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो बार बार आता है, जिसके प्रमाणिक रूप से मतलब साक्ष्य मिले हैं। जो कुछ इम्पोर्टेंट पुस्तक है उसमें से हमें कोई इम्पोर्टेंट बात भूली नहीं है। प्रत्येक इतिहासकार कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक अगर कोई प्रतात्विक साहित्यिक साक्ष्य से कुछ बात निकल के आती तो वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, वो एक तथ्य हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो उत्तर मौर्य काल में पहले विदेशी आक्रमण बैक्ट्रियन ग्रीक थे, या इंडो ग्रीक या भारतीय भी बोल सकते हैं, ठीक। उत्तर मौर्य काल में अधिकांश विदेशियों ने भारतीय सभ्यता व संस्कृति को स्वीकार कर लिया। मतलब अपनी भारतीय जो संस्कृति इतनी महान है कि जो भी यहाँ पे आया वो इसी का रह गया, इसमें मिल भुल गया, ठीक। तो वो खुद उत्तर मौर्य काल के प्रमुख बैक्ट्रियन ग्रीक शासक जो था डेमेट्रियस और मिनांडर थे। भारत में सबसे प्रमुख बैक्ट्रियन ग्रीक शासक मिनांडर था। भारत में सबसे प्रमुख बैक्ट्रियन ग्रीक शासक कौन था? मिनांडर था। मिनांडर के बारे में सिवकोट लेख, अब देखो एक लेख मिला ना, सिवकोट लेख, जो कि बजौर, पेशावर व भृगु बढ़ाव से प्राप्त हुआ, मुद्राओं से जानकारी मिलती है। तो मिनांडर के बारे में हम लोगों को जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमें पेशवा से भी साक्ष्य मिलते हैं और भृगु से हमें मुद्राएं प्राप्त हुई है, तो उससे भी मिनांडर के बारे में जानकारी मिलती है। रे अभिलेख फतेहपुर यूपी मिनांडर का ही बताया जाता है, जो रे अभिलेख मिला है फतेहपुर। शाकल सियालकोट मिनांडर की राजधानी थी। तो मिनांडर की राजधानी क्या थी? सियालकोट या शाकल। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पाहों में मिनांडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बातचीत मिलती है। भारत में सर्वप्रथम लेख वाले
सोने के सिक्के इंडो ग्रीक राजाओं के द्वारा चलवाया गया। तो सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जिसमें लेख उत्कीर्ण हो वो सिक्के कौन चलवाए? इंडो ग्रीक शासक द्वारा चलवाया गया। भारत ज्योतिष के क्षेत्र में इंडो ग्रीक शासकों का ऋणी है। कला की गंधार शैली पर यूनानी प्रभाव, इस कारण गंधार कला को, भाई वो गंधार कला है उसमें यूनानी प्रभाव हमें दिखाई देता है। इस कारण से गंधार कला को ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट भी कहा जाता है। ग्रेको बुद्धिस्ट आर्ट जो गंधार कला है, गंधार कला को हेलेनिस्टिक आर्ट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है यूनानियों से प्रभावित कला। ठीक, तो अब मथुरा और गंधार कला काफी इंपॉर्टेंट है स्थापत्य कला में। तो गंधार कला जो है चतुर्बौध संगीति जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभक्त होता है। बौद्धों की मूर्ति की पूजा हीनयान वाले नहीं मानते, लेकिन महायान वाले जो मूर्ति पूजा मानते हैं कि बुद्ध की मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए। तो जो महायान वाले हैं इन्होंने गंधार कला पर आगे बढ़ाया। तो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण मथुरा और गंधार में हुआ। भारत में सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति का निर्माण मथुरा में हुआ। ठीक, तो मथुरा और गंधार दो मूर्तियां बुद्ध की मिली। मथुरा कला, गंधार, इसको मथुरा शैली बोल सकते हैं बुद्ध की, गंधार शैली। ठीक, मूर्ति कला की मथुरा शैली और गंधार शैली। इसका जो विषय होता था, बुद्ध की मूर्ति होती थी, एक जो कलाकार होते थे मथुरा में ये भारतीय थे, और गंधार में क्या होता था, बुद्ध की मूर्ति थे, कलाकार यूनानी थे, इसमें यूनानी प्रभाव हमें साफ झलकता हुआ दिखता है। और गंधार कला में जो है वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में दृष्टि मिलती है। गंधार की बुद्ध मूर्तियों में भावुकता व आध्यात्मिकता कम नजर आती है। भारतीय जो मथुरा वाली मूर्ति कला है उसमें क्या होता है, मथुरा शैली में भावुकता और आध्यात्मिकता में साफ झलकता है, लेकिन गंधार वाली जो मूर्ति है उसमें हमें इस चीज का उपस्थिति दिखती है। अब आते हैं शक आक्रमण। शक आक्रमण उत्तर मौर्य काल के दूसरे विदेशी आक्रमणकारी शक या सीथियन जो भारत में पूर्वी ईरान से आए थे। भारत में शकों की कई शाखाओं ने राज किया, जैसे तक्षशिला में शक, मथुरा के शक, पश्चिम भारत के शक। भारत के पश्चिमी भारत में शक प्रमुख थे। पश्चिमी भारत में शकों के दो वंश प्रमुख थे। जो देखो भारत में जो शक थे, कई शाखाएं आई भारत में, से अपना प्यारा इंडिया है। भारत में एक यहाँ पे तक्षशिला एरिया में मान लो एक मथुरा में शक थे। ठीक, एक पश्चिम भारत में भी शक थे। ठीक, तो अब जो पश्चिम भारत वाले शक थे इसमें क्या हुए, दो वंश हुए, एक क्षारत वंशी हुए और एक कर्दम वंशी। एक क्षारात वंशी, एक कार्दमक वंशी। ठीक, प्रोनाउंसिएशन का लोग मत जाइए, अब समझिए बात। तो क्षारात वंशी शक थे और कार्दमक वंशी शक थे। तो जो क्षारात वंशी शक थे, क्षारात वंशी के बारे में हम जानते हैं कि क्षारात जो शक थे उसमें भूमक, नापान, उसवदात प्रमुख थे। उसवदात तथा ऋषभदत्त नापान के दामाद था, जिसने पुष्कर के क्षेत्र में आक्रमण किया। पश्चिम भारत में क्षारात शकों के बाद कर्दम वंशी शकों का उदय हुआ। कर्दम वंशी जो शक थे, ईरान के कर्दम नदी के आधार पर इस वंश का नाम पड़ा था। ये सब चस्टन वंशी भी कहलाते थे। इन शकों में पहला जो शासक था यशोमतिक हुआ। तो पहला शासक कौन हुआ, यशोमतिक। फिर हुआ चस्ठान का पुत्र हुआ जयदामन। जयदामन का जो पुत्र हुआ वो है रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। रुद्रदामन का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड अक्सर पूछा जाता है कि रुद्रदामन किस टाइम पीरियड का शासक है। तो 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच में रुद्रदामन का शासन था। तो ये टाइम पीरियड इसका याद रखिएगा। चस्ठान के कुछ समय तक अपने पौत्र रुद्रदामन के साथ ही राज्य किया था। देखो जो शक थे, शक में हमें दो राजा एक साथ शासन करते हुए दिखते हैं, वही चस्ठान और उसका जो पौत्र है रुद्रदामन, दोनों एक साथ शासन करते हुए मिलते हैं। ये कहाँ मिलता है, अंदरो अभिलेख में यह जानकारी मिलती है जो कि गुजरात से प्राप्त होता है। भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कार्दमक वंश का रुद्रदामन है। अब आते हैं रुद्रदामन के बारे में पढ़ते हैं। रुद्रदामन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा।
रुद्रदामन के बारे में जो जानकारी का प्रमुख सास है वो स्रोत है वो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार का लेख है, वहां से हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। जूनागढ़ लेख है, उन कई प्रदेशों के नाम मिलते हैं जो सातवाहनों के अभिलेख में भी लिखे हैं। इससे यह पता चलता है कि रुद्रदामन ने सातवाहनों को पराजित किया था। रुद्रदामन ने यौदेव पश्चिमी पंजाब को पराजित किया। यौदेव को आयुध जीवी बताया गया है। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने पहलव सुविशाल की सहायता से सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया था। ये इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण का शासक करवाया था। रुद्रदामन ने पहलव सुविशाल की सहायता से उसका पुनः निर्माण करवाया था। रुद्रदामन कहता है कि सुदर्शन झील के पुनः निर्माण में उसके द्वारा विष्टि मतलब बेगान नहीं ली थी, मतलब एक पदार्थ वहां पे वो कर नहीं लिया गया था। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि रुद्रदामन ने भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। इस उपाधि का अर्थ है कि रुद्रदामन ने कुछ राजाओं को पराजित करने के बाद उन्हें उनके राज्य वापिस दे दिए। पहले जीता फिर उनको वापस दे दिया, वही आपको शासन का ये विधिवत व्यवहार हमारा आपका बना रहा है। जूनागढ़ लेख में मति सचिव जो सलाहकार थे, वह कर्म सचिव जो कार्यकारी अधिकारी थे, इसका उल्लेख में जूनागढ़ लेख में मिलता है। मति सचिव और कर्म सचिव। रुद्रदामन के बाद शकों की शक्ति कमजोर हो गई। शकों का अंतिम जो उल्लेख मिलता है चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय मिलता है। ठीक, भारत में शकों का अंतिम शासक रुद्र सिंह थर्ड का नाम मिलता है। भारत में पहली बार एक साथ दो राजाओं के राज करने का उल्लेख शकों के समय मिलता है। तो शकों का जो कि जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। शक शासकों ने छत्रप व महाछत्रप की उपाधि धारण की। छत्रप व महाछत्रप की उपाधि धारण की शक शासकों ने। भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त चांदी के सिक्के शकों द्वारा चलाया गया। वहीं लेख युक्त सबसे सिक्के इंडो ग्रीक शासकों द्वारा चलाया गया। तो अगर पूछे कि लेख युक्त सर्वप्रथम सिक्के किसने चलवाया, इंडो ग्रीक द्वारा चलवाया गया। तिथि युक्त चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलवाया, तो शकों के द्वारा चलवाया गया। ठीक, अब आते हैं पहलव। लोग बैक्ट्रियन ग्रीक आक्रमण पढ़ लिए, शक आक्रमण का बारे में जानकारी के लिए। अब आते हैं पहलव या पार्थियन। उत्तर मौर्य काल के तीसरे विदेशी आक्रमणकारी पहलव या पार्थियन इराक के थे। कहाँ थे? इराक के थे। भारत में पहलवों का सबसे प्रसिद्ध शासक गोंदो फर्नीज या बुदबूर या बिंदुफाड़ 20 ईस्वी से 41 ईस्वी हुआ था। तख्ते बही अभिलेख पेशावर गोंदो फर्नीज के बारे में जानकारी मिलती है। किससे जानकारी गोंदो फर्नीज के बारे में जानकारी मिलती है? तख्ते बही अभिलेख जो कि पेशावर से प्राप्त हुआ है। भारत में सर्वप्रथम ईसाई धर्म प्रचारक संत थॉमस गोंदो फर्नीज के समय में आया था। ईसाई कब से आया था? गोंदो फर्नीज के समय में। पहले शासकों ने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। अब आते हैं पहले बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इतने, मतलब 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। तो 5 पॉइंट आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए कि इतना सफिशिएंट है पहले के लिए। अब आते हैं कुषाण शासक। तो कुषाण जो आक्रमण हुआ था, ये चौथे विदेशी आक्रमणकारी थे उत्तर मौर्य काल के चौथे। ठीक, कुषाण कबीले का नाम। कुषाण क्या है? कबीले का नाम। कई स्वांग कुषाण युंची जाति के थे। तो कुषाण किस जाति के थे? युंची। भारत में कुषाण सत्ता का स्थापना ये अड्डा होता है कटफिश ग्रुप के राजाओं ने की। तो अब आते हैं कटफिश जो ग्रुप था, कटफिश ग्रुप। तो कुजुल कटफिश और भीम कटफिश दो शासक हुए कटफिश ग्रुप में। कुजुल कटफिश, भीम कटफिश। ठीक, तो कुजुल कटफिश को क्या बोल रहा है? वेम कौसेन। भीम कटफिश ने भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम चलवाए थे। वो भी एकदम शुद्ध सोने के सिक्के, 24 कैरेट सोने के सिक्के चलवाया था। तो कौन चलाया था सर्वप्रथम भारत में? नहीं, भारत में सोने के सिक्के चलवाए थे भीम कटफिश ने। सर्वप्रथम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सोने के जो सिक्के थे वो बैक्ट्रियन ग्रीक ने भी लेख युक्त सोने के सिक्के चलवाए। ठीक, लेकिन इतना व्यापक सिक्का नहीं चला। लेकिन भीम कटफिश व्यापक रूप से सोने के चलवाए थे। भारत में कुषाण सत्ता के विस्तार कनिष्क ग्रुप के राजाओं ने किया था। तो जो कुषाण सत्ता का विस्तार होता है वो कनिष्क ग्रुप के राजाओं द्वारा, कनिष्क मतलब इस प्रकार। भारत में कुषाणों का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो शासक हुआ है कनिष्क फर्स्ट हुआ है। तो कनिष्क फर्स्ट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कनिष्क फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है ये इंपॉर्टेंट है। अगर कनिष्क फर्स्ट का टाइम पीरियड याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है
और कनिष्क का जो टाइम पीरियड है वो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी के बीच है। ठीक, ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, आप सभी को पता ही होगा, बहुत पढ़े होंगे। विद्वान अश्वघोष कनिष्क का दरबारी विद्वान था। माध्यमिक दर्शन के प्रणेता नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। तो जो नागार्जुन थे माध्यमिक दर्शन ये थे, वो कनिष्क के समकालीन थे। उत्तरी अफगानिस्तान में रवाता से कनिष्क के लेख प्राप्त हुए। इसमें उसकी उपाधि देवपुत्र मिलती है, वह उसे बिन का पुत्र बताया गया है। तो कहाँ से लेख मिला है? रवाता अफगानिस्तान के, यहाँ कनिष्क के बारे में हमें लेख प्राप्त हुआ है। उसकी एक उपाधि देवपुत्र जो भीम का पुत्र बताया गया है। आरसी मजूमदार कनिष्क के राजा रोहण का समय 248 ईस्वी बताते हैं। वह इस समय त्रिकुटक कलचुरी चेरी संवत प्रारंभ हुआ है। तो 248 ईस्वी आरसी मजूमदार राजा रोहण बताते हैं कनिष्क को। त्रिकुटक कलचुरी चेरी संवत भी प्रारंभ उसी समय होता है। ठीक, जिसका माना जाता है कि कनिष्क का जो राजा रोहण हुआ है वो 78 ईस्वी में हुआ है। जो कई विद्वानों का मत है वो 78 ईस्वी में। आप लोग 78 ईस्वी याद रखेंगे। धर्मटंग निदान सूत्र के चीनी अनुवाद से पता चलता है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। ठीक, अभिलेखों व सिक्कों के आधार पर कनिष्क राज्य अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक बताया जाता है। तो मतलब इसका जो शासन था अपना, ये मान लो यूपी बिहार का बॉर्डर है। ठीक, इधर विंध्य पर्वत और उड़ीसा वाला एरिया, इधर अफगानिस्तान पूरा ये। तो इस प्रकार इसका शासन था। कनिष्क ने चीनी तुर्किस्तान के क्षेत्रों को भी जीता। कनिष्क को भारतीय इतिहास का प्रथम अंतरराष्ट्रीय शासक बोला जाता है, क्योंकि उसने चीन मतलब पाकिस्तान में भी उसका शासन, अफगानिस्तान में, चीन के भी कुछ क्षेत्र तुर्किस्तान में जीता, इसलिए इसको प्रथम अंतरराष्ट्रीय शासक माना जाता है। कनिष्क के द्वारा एक संवत 78 ईस्वी का प्रतिपादन किया गया, जिसे शकों द्वारा प्रयोग में लेने के कारण शक संवत बोला जाता है। शक संवत कब स्टार्ट होता है? 78 ईस्वी में। ठीक, तो आप लोग याद रखिएगा शक संवत। कनिष्क जो मंत्री होता है उसे क्या बोला जाता है? मांटार। कनिष्क के जो पुरोहित होते थे संगरज। कनिष्क किसके प्रभाव से बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? सुदर्शन। कनिष्क के जो चिकित्सक थे वो कौन थे? चारक थे। कनिष्क के अभियंता मतलब इंजीनियर का था अग्लियस। ठीक, कनिष्क के पुरुषपुर मतलब पेशावर में स्तूप का निर्माण करवाया था, जो कि कितना था? 400 फीट ऊंची स्तूप का निर्माण करवाया था। कनिष्क ने उत्तराधिकारियों में वासिष्ठ, हुविष्ठ, कनिष्क सेकंड, वासुदेव फर्स्ट का नाम आता है। बलिया जिले के खैराडीह नामक स्थान से कुषाणकालीन समृद्ध बस्ती का पता चलता है। कहाँ से? खैराडीह नामक स्थान से कुषाणकालीन समृद्ध बस्ती का पता चलता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और खेतान से प्राप्त एक पांडुलिपि में कनिष्क का नाम चंद्र कनिष्क मिलता है। तो कहाँ से पांडुलिपि मिली है? जहां से चंद्र कनिष्क मिलता है, खोतान। ठीक, कुषाणों में मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा की जाती थी। कुषाणों में मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित कर उनकी पूजा की जाती थी, जिन्हें देवकुल बोला जाता है। कुषाणों के समय में प्रांतों में 2 शासक नियुक्त करने का भी उल्लेख मिलता है। कुषाणों ने बौद्ध धर्म व शैव धर्म का संरक्षण दिया। कुषाण शासक हुविष्ठ शैव धर्म का अनुयायी था। तो इस प्रकार आपका मौर्योत्तर काल का जो इतिहास था वो खत्म होता है। अब तीसरी वीडियो जो है हम मौर्योत्तर काल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक संग्रह लेके आएंगे। तीसरी वीडियो मौर्योत्तर काल, 3 वीडियो बोले थे कि 3 वीडियो लाएंगे, लेकिन 2 ही वीडियो में सारे कंटेंट खत्म हो, मतलब जो इम्पोर्टेंट थे वो हो गए। अब तीसरे में हम लोग अभ्यास प्रश्न कर लेंगे और ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। आप लोग जैसे मौर्य काल खत्म हो गया, मौर्योत्तर काल ये खत्म हो गया, तो आप लोग क्या करिए, जो घटना चक्र के जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए। ये पहले वीडियो देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसमें नोट बनाइए, उसके बाद घटना चक्र के क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे आपको पता चलेगा कि इस क्लास का आपको क्या फायदा मिल रहा है। ठीक, तो चलिए हम लोग अगली क्लास में इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको लेके आएंगे। चलिए, धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, बाय बाय।